पिछले वीडियो में हमने प्लेटो से पूर्व एथेंस में जो न्याय धारणा प्रचलित थी उनको समझा और उनके द्वारा और उनका प्लेटो के द्वारा किस प्रकार खंडन किया गया ये भी हमने समझा। अब उसके बाद में प्लेटो के समय से प्लेटो ने पूर्व में जो धारणाएं प्रचलित थी उनका खंडन करके अपने हिसाब से जो न्याय के बारे में विचार रखे, जो न्याय के बारे में जो अवधारणा दी, उनको हम निम्न प्रकार समझेंगे। प्लेटो ने मुख्य रूप से न्याय को दो भागों में विभाजित किया। एक सामाजिक न्याय और दूसरा व्यक्तिगत न्याय। मुख्य रूप से उन्होंने मानव आत्मा के गुणों के आधार पर न्याय सिद्धांत की व्याख्या की है। प्लेटो ने कहा कि मानव आत्मा में मुख्यतः तीन प्रवृत्तियां पाई जाती है: विवेक, वासना और साहस। उनका मानना है कि राज्य मानव आत्मा का ही विस्तृत रूप है, राज्य मानव आत्मा का ही बड़ा रूप है। अतः मानव आत्मा की जो ये तीनों प्रवृत्तियां हैं वो राज्य के तीन वर्गों के रूप में प्रकट होती है। जिन व्यक्तियों की आत्मा में वासना की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिन व्यक्तियों की आत्मा में विवेक का गुण अधिक पाया जाता है वो शासक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिन व्यक्तियों की आत्मा में साहस का ज़्यादा गुण पाया जाता है वो सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार समाज में जो ये तीन वर्गों का निर्माण होता है वो मानव आत्मा के इन तीन गुणों के ऊपर आधारित होता है। प्लेटो मानता है कि सामाजिक न्याय का यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग से संबंधित कार्य को करे और अन्य वर्गों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। उनका ये मानना है कि एक व्यक्ति केवल एक ही कार्य करे और यह कार्य वह हो जो उसकी आत्मा की प्रकृति के सर्वाधिक अनुरूप। दूसरा व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय का आधार भी वही है जो सामाजिक न्याय का है। वही उनका मानना है कि मानव आत्मा में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां पाई गई है: विवेक, वासना और साहस। जब आत्मा के वासना व साहस के तत्व विवेक के नियंत्रण व अनुशासन में रहकर कोई कार्य करते हैं तब वो व्यक्ति न्यायी कहा जाता है। आत्मा के इन तीनों तत्वों में परस्पर सहयोग, एकता व संतुलन का, सामंजस्य का भाव पाया जाता है। और जब मानव आत्मा ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसा व्यक्ति न्यायिक व्यक्ति कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति को ही आत्मसंतोष, प्रसन्नता व सुख प्राप्त होता है। अब ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बाद में हम मुख्य रूप से ये समझेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता क्या क्या है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो पहली विशेषता है वो ये है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत अपनी प्रकृति से एक नैतिक सिद्धांत है। अब नैतिक सिद्धांत ये इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण मानव आत्मा के तत्वों के आधार पर हुआ है। फोस्टर नामक एक विद्वान ने कहा है कि प्लेटो के लिए न्याय का अर्थ वह है जिसे हम नैतिकता कहते हैं। नंबर 2, न्याय आंतरिक व समन्वयकारी तत्व। आंतरिक इसलिए
कि ये मानव आत्मा में पाया जाता है, और राज्य मानव आत्मा का एक बड़ा रूप है। और यहां न्याय एक ऐसा आंतरिक तत्व है जो राज्य के तीनों प्रमुख वर्गों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। तो सामंजस्य कार्य भी है। न्याय और आदर्श राज्य में घनिष्ठ संबंध है। प्लेटो ये कहता है कि एक राज्य उतना ही आदर्श राज्य होगा जितनी मात्रा में वह न्यायी है। अर्थात जिस राज्य में न्याय की जैसी जितनी अच्छी व्यवस्था होगी वह राज्य उतना ही अधिक आदर्श होगा। प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में मुख्य रूप से तीन बातों को भी शामिल करता है: श्रम का विभाजन, हस्तक्षेप और विशिष्टीकरण का सिद्धांत। श्रम विभाजन इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। एक उत्पादक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा, एक शासक वर्ग होगा। एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप का सिद्धांत हो गया। और एक वर्ग का व्यक्ति जब जीवन भर एक ही कार्य करेगा तो उस कार्य में उसको अपने आप विशिष्टता हासिल हो जाएगी। तो कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी इसमें शामिल है। समष्टिवादी सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के स्थान पर समाज के महत्व को स्थापित करता है। अतः ये एक समष्टिवादी सिद्धांत होता है। प्लेटो विभिन्न हितों वाले तीन वर्गों की स्थापना करता है, किंतु न्याय सिद्धांत के द्वारा इन वर्गों में आपस में आंतरिक तालमेल स्थापित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य को एकता प्राप्त होती है। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक समष्टिवादी सिद्धांत है। दार्शनिक वर्ग का केंद्रीय स्थान है। प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उसमें प्लेटो मुख्य रूप से ये मान के चलता है कि इस प्रकार के दार्शनिक राज्य, इस प्रकार के आदर्श राज्य का, न्यायिक राज्य का निर्माण तब होगा जब हमारा राजा कैसा होगा? दार्शनिक। तो वो कहता है कि एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनना चाहिए जो दार्शनिक हो, जो विवेक एवं सद्गुण का मूर्त रूप हो और वो कानून के नियंत्रण से मुक्त हो। तो जब दार्शनिक राजा कार्यभार संभाल लेगा तो अपने आप ये व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसके दो सहायक और अनिवार्य साधन भी हैं। वो है शिक्षा और साम्यवाद। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन के अंतर्गत, प्लेटो के लेसन के अंतर्गत हम प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद के सिद्धांत की भी व्याख्या करेंगे। न्याय के दो प्रकार। मूल रूप से प्लेटो ने, मैंने आपको शुरू में ही इस वीडियो के शुरू में बताया, प्लेटो ने दो प्रकार के न्याय माने: व्यक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। मूलतः न्याय का निवास मानव आत्मा में होता है, क्योंकि राज्य मानव आत्मा का बड़ा रूप है, अतः न्याय का निवास राज्य में भी होता है, जिसे प्लेटो सामाजिक न्याय कहता है। और दोनों में ही आधारभूत समानता है। व्यक्तिक न्याय आत्मा की तीनों प्रवृत्तियों के तालमेल से उत्पन्न होता है तथा सामाजिक न्याय तीनों वर्गों के तालमेल से उत्पन्न होता है। इसलिए प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार माने: व्यक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय।
अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की ये आलोचना करते हैं। तो आलोचना में हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत मात्र एक नैतिक सिद्धांत है, और नैतिक सिद्धांत के द्वारा वर्तमान में न्याय की व्यवस्था नहीं की जा सकती। आधुनिक समय में न्याय मूलतः एक कानूनी अवधारणा है। नैतिकता से या नैतिक आधार पर न्याय की स्थापना करना अत्यधिक कठिन है। नंबर 2, व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध इसलिए है कि वो कहता है कि एक व्यक्ति एक ही कार्य करेगा, उत्पादक वर्ग का कार्य करेगा, सैनिक वर्ग वाला, शासक वर्ग वाला, एक व्यक्ति एक ही कार्य करेगा, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने लिए वर्ग का चुनाव करे। वास्तव में राज्य द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि कौन व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य होगा। व्यक्ति को ये अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा कि व्यक्ति अपने गुणों का विकास कर ले और वर्ग को चेंज कर ले। नंबर 3, जैसे प्रजातंत्र का विरोधी है, अभिजाततंत्र समर्थक है। प्रजातंत्र का विरोधी है कि प्रजातंत्र सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन प्लेटो का न्याय सिद्धांत सिर्फ अभिजाततंत्र का समर्थक है। वो कहता है कि जिन व्यक्तियों में विवेक का तत्व होगा वही शासक वर्ग का कार्य करेंगे। व्यक्तित्व का अपूर्ण विकास भी इसमें होता है। व्यक्तित्व का अपूर्ण विकास इसमें इसलिए होता है कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास जब होता है जब मानव आत्मा में अपने सभी जो गुण होते हैं उनका विकास करे। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही गुण का विकास करने का अवसर आपको प्रदान करता है, या तो विवेक का करेगा, या वासना का करेगा, या साहस का करेगा। इसलिए व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं होता। अव्यवहारिक सिद्धांत है, अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। क्यों कि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में आत्मा के किसी एक गुण के अधीन ही रहता है, यह विचार पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति आयु, अनुभव एवं परिस्थितियों के अनुसार बारी बारी से सभी प्रकार के कार्य करता है। विरोधाभासी सिद्धांत भी है। एक तरफ प्लेटो ये कहता है कि राज्य को 3 भागों में बांट दो, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि तीनों के बीच में आपस में तालमेल और समन्वय स्थापित कर दो। जिन व्यक्तियों के हित अलग अलग होते हैं, जिनके वर्ग अलग अलग होते हैं, जिनके कार्य अलग अलग होते हैं, उनको आपस में एकता के सूत्र में बांधना संभव नहीं है। दूसरा, दार्शनिक वर्ग सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकता है। ये कहता है कि ये जो मेरा जो ये कार्य करेगा, न्याय के सिद्धांत की स्थापना करेगा, वो दार्शनिक राजा करेगा। और दार्शनिक राजा एक ऐसा राजा होगा वो पूर्ण सद्गुण संपन्न होगा, वो किसी प्रकार के उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति को मान लो सत्ता, लॉर्ड एक्टिन ने कहा है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, इसलिए यदि निरंकुश राजा होगा तो वो कहीं न कहीं अपनी मनमानी अवश्य करेगा। दूसरा ये है कि दार्शनिक वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो हमेशा भविष्य दृष्टा होता है और वो वर्तमान की परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके चलता है। तो वो राज्य की परिस्थितियों को जो है, राज्य की